हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 14 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 12 और 13 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ पाई थी, तो उसको हम अलग से एक नए वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग 14 अगस्त की करंट अफेयर्स की क्लास को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ पर हुई है। मोरक्को में इसका आयोजन किया गया है। और मोरक्को में कहाँ पर? मराकेश, मोरक्को। मोरक्को में मराकेश स्थान पर विश्व बैंक की 108वीं बैठक का आयोजन किया गया है। आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है पृथ्वी से गरीबी को खत्म करना, इसका उद्देश्य है। यह बैठक जो हुई है इसमें IMF और विश्व बैंक ये दोनों की बैठक है। यह जो बैठक है ये IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की बैठक है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्थापना इनकी एक साथ ही हुई थी। कब हुई थी? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में IMF और विश्व बैंक की स्थापना एक साथ की गई थी। इनका मुख्यालय भी कहाँ पर है? दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो यह आपको याद रखना है। IMF के हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। और विश्व बैंक के हेड कौन है? अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। यह भी आपको याद करना है। भाग किसने लिया इसमें? तो IMF की जो हेड हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इन्होंने इसमें भाग लिया। विश्व बैंक के हेड अजय बंगा, इन्होंने इसमें भाग लिया। और भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया। इनके अलावा अन्य लोगों ने भी भाग लिया, लेकिन आपको इनको याद रखना है कि इन तीन लोगों ने इसमें भाग लिया था। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी भाग लिया था। स्टडी जीके के प्रश्न देखिए। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया। मुंबई में कहाँ पर? जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई में इसका आयोजन होगा। अभी किया नहीं गया है, इसका आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई में इसका आयोजन होगा। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात, ये मोरक्को की राजधानी है। और मोरक्को से भारत में एक यात्री आया था, उसका नाम क्या था? इब्न बतूता। मोरक्को का यात्री कौन सा था? इब्न बतूता। ये कहाँ का यात्री था? ये मोरक्को से आया हुआ था भारत में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में इसका नाम है, और इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका नाम है। आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ पर हुई है? तो 4th G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ पर हुई है? तो यह बैठक भी मोरक्को में हुई है। मोरक्को में कहाँ पर? मराकेश में। मराकेश, मोरक्को में यह बैठक हुई है। तो यह जो आपके विश्व बैंक और IMF की 108वीं बैठक कहाँ पर हुई है? अभी मराकेश, मोरक्को में हुई है। और G20 की चौथी वित्त मंत्रियों की और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ पर हुई है? अभी मराकेश, मोरक्को में हुई है। आपको याद रखना है। इसके अलावा आप जानते हैं G20 की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई? वो सभी बैठकें भारत में हुई है। केवल एक बैठक जो है वो भारत में नहीं, वो कौन सी है? रोजगार समूह की तीसरी बैठक। रोजगार समूह की तीसरी बैठक कहाँ पर हुई है? वो जिनेवा में है। इसको भी आपको याद रखना है। तो रोजगार समूह की तीसरी बैठक कहाँ पर हुई है? जिनेवा में हुई है G20 की। और G20 2023 की रोजगार समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जिनेवा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और G20 2023 की चौथी वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ पर हुई? मोरक्को, मराकेश, मोरक्को में हुई। इसको आपको याद रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। दो बैठक हैं जो भारत से बाहर हुई हैं, बाकी G20 2023 की सभी बैठक कहाँ पर हुई है? ये भारत में हुई है। स्टडी जीके के प्रश्न। अच्छा, इसमें भाग किसने लिया है? तो इसमें निर्मला सीतारमण जी ने, और भारत की गवर्नर जो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इन दोनों लोगों ने इसमें भाग लिया है। अब ये बैठक यहाँ पर क्यों हुई है? क्योंकि अभी आपने देखा है यहाँ पर विश्व बैंक और IMF की बैठक जो हुई है इसमें किसने भाग लिया है? निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया है। तो ये कहाँ पर थी? तो ये मोरक्को में थी। तो भारत ने कहा कि यहीं पर हम अपनी ये जो चौथी बैठक है वित्त मंत्रियों की और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, इसकी बैठक का आयोजन भी हम वहीं पे करा लेते हैं। इसलिए यह जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हो गई है? मोरक्को, मराकेश में ही यह बैठक, इस बैठक को संपन्न करा लिया गया है। भारत की तरफ से इसमें निर्मला सीतारमण जी ने और शक्तिकांत दास ने इसमें भाग लिया है। स्टडी जीके के प्रश्न देखिए। P20 की बैठक
P20 की बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन यशोभूमि दिल्ली में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टोबोकुल, ये एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। टोटल कितने देश थे इस इंडेक्स में शामिल थे? 125 देश कुल इसमें शामिल थे, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? 111वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। भारत का स्कोर कितना है? 28.7 स्कोर है। 100 में भारत को 28.7 स्कोर प्राप्त हुआ है और भारत गंभीर स्थिति में है, यह भी आपको नोट कर लेना है। 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? 107वां स्थान था। उस समय कितने देश शामिल थे? टोटल 121 देशों में भारत का 107वां स्थान था 2022 में। और 2023 में 125 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 111वां स्थान है। कुल स्कोर भारत का 100 में कितना प्राप्त हुआ है? 28.7 स्कोर प्राप्त हुआ है और भारत गंभीर स्थिति में है, यह आपको याद रखना है। पहले रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक किसकी है? बेलारूस की है। अंतिम स्थान किसका है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है, ये अंतिम स्थान है। और पाकिस्तान का कौन सा स्थान है? 102वां स्थान है। मतलब इस इंडेक्स में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 है, इसमें पाकिस्तान की रैंक भारत से अच्छी है। क्या आपको लगता है कि यह रैंक सही है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान में आटे खाने के लिए नहीं है, यहाँ पर सब्जियाँ इतनी महंगी हैं, पेट्रोल डीजल इतने महंगे हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान का स्थान इस रैंक जो इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत से अच्छा है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको यह इंडेक्स जो जारी हुआ है ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है। आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आधार क्या है इस इंडेक्स को जारी करने का? तो इसके 4 आधार हैं। 4 आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। कौन कौन सा आधार है? अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर, इन 4 आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 111वां स्थान प्राप्त हुआ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 13 अक्टूबर को मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। शुरुआत कब हुई? 1989 में इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है? आपदा के प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य है। थीम भी इसकी देख लीजिए, थीम क्या है? लचीले भविष्य के लिए असमानता को कम करना। लचीले भविष्य के लिए असमानता को कम करना, ये इसकी थीम है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, थीम आपसे कोई पूछेगा नहीं, थीम हमने लिख दिया है, आपको भी नोट कर लेना है। आपको याद रखना है उद्देश्य क्या है? आपदा के प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? जापान में 2015 में इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? आपदा जोखिम को कम करना इसका उद्देश्य था। विपर्जय चक्रवात, जो विपर्जय चक्रवात आया था इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा या डिजास्टर, इसका अर्थ था। यह कहाँ पर आया था चक्रवात? अरब सागर में यह चक्रवात आया था और इसका नामकरण किसने किया था? तो नामकरण इसका बांग्लादेश ने किया था, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी हो गई है? तो भारत में यह दर कितनी हो गई है? 37% हो गई है। 37% हो गई है। ये 2022-23 की रिपोर्ट है। 2021-22 में कितना था? 2021-22 में 32.8% था। वृद्धि कितनी हो गई? तो 2021-22 में 32.8 था और 2022-23 में 37 हो गया है। तो वृद्धि कितने की हो गई है? 4.2% की इसमें वृद्धि हो गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि महिला श्रम बल भागीदारी ये शहरों में कितनी हो गई है? 25.4% हो गई है और ग्रामीण में 41.5% हो गई है, आपको याद रखना है। MOSPI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, इसको हिंदी में कहा जाता है। इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, आपको याद रखना है। थोड़ी सी आवाज़ हो रही है क्योंकि आज दशहरा के लिए लोग मूर्तियाँ ले जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ हो रही है। बाहर सड़क पर डीजे वगैरह बज रहा है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ हो रही है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 6वां प्रश्न है, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कौन सा है? तो एकमात्र भारतीय PSU NTPC है।
इसका कौन सा स्थान आया हुआ है? 261वां स्थान आया है। टोटल कितने कंपनियां थी? 700 कंपनियां थी। इसमें 261वां स्थान किसको प्राप्त हुआ है? एनटीपीसी को प्राप्त हुआ है। कितनी कंपनियां थी? टोटल कंपनियां कितनी थी? 700 कंपनियों में एनटीपीसी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 261वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना है। पीएसयू का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और जो पीएसयू कंपनियां होती हैं इसमें 51% का शेयर किसका होता है? भारत सरकार का होता है। और यह जो कंपनियां होती हैं इसका जो भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपको याद रखना है पीएसयू कंपनियों का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसमें भारत सरकार का 51% शेयर होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ये सभी आपको नोट कर लेना है। एनटीपीसी इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है एनटीपीसी का? तो एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं। कार्य क्या होता है इसका? तो भारत में बिजली का निर्माण करना इस कंपनी का कार्य है। यह कंपनी क्या करती है? यह बिजली का उत्पादन करती है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी है बिजली उत्पादन करने वाली। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है कौन सी? एनटीपीसी। आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा कितनी कंपनियों को दिया गया है? तो 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ये रेल मंत्रालय के अधीन कंपनियां आती हैं और इन दोनों कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी कंपनी है? इरकॉन, IRCON इरकॉन और रिट्स RITES, यह 2 कंपनियां हैं रेल मंत्रालय के अधीन आती हैं। इरकॉन को 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और रिट्स को 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इरकॉन की स्थापना कब हुई थी? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जो रिट्स कंपनी है इसको 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। आपको नोट कर लेना है। ये दोनों कंपनियां रेल मंत्रालय के अधीन आती हैं। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। 14वीं नवरत्न कंपनी किसको बनाया गया था अभी हाल ही में? RCF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो RCF ये कौन सी कंपनी? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इस RCF कंपनी होती है। और 13वीं नवरत्न कंपनी कौन सी है? ONGC विदेश, ये 13वीं है। और 12वीं कौन सी है? RVNL, ये 12वीं नवरत्न कंपनी है। तो 12वीं नवरत्न कंपनी कौन सी है? RVNL। 13वीं कौन सी है? ONGC विदेश। 14वीं कौन सी है? RCF। और 15वीं कौन सी है? इरकॉन। 16वीं कौन सी है नवरत्न कंपनी? रिट्स। तो ये आपको याद रखना है। 12 से लेकर 16 तक की कंपनियां अभी हाल ही में नवरत्न कंपनियां बनाई गई हैं, तो आपको सभी याद रखना है। नवीनतम महारत्न कंपनी किसको बनाया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये 13वीं महारत्न कंपनी इसको बनाया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी थी। 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी थी आपको कमेंट करके बताना है। 13वीं कौन सी बनाई गई है महारत्न कंपनी? ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो ये अभी दिया गया है, इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी, हम लोग ने इसको कई बार पढ़ा भी है। तो सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? शिव शंकरी जी को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। शिव शंकरी जी को सूर्यवंशम उपन्यास के लिए दिया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2022 किससे दिया गया है? शिव शंकरी जी को दिया गया है। सूर्यवंशम उपन्यास के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यह कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है। शुरुआत 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। पुरस्कार की राशि इसमें कितनी है? 15 लाख रुपए इसमें पुरस्कार की राशि है और 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। जो अनुसूची 8 में, भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में जो भाषाएं दी गई हैं 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। आपको नोट कर लेना है। पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को पहला पुरस्कार दिया गया था। आपको कमेंट करके बताना है 2022 का व्यास सम्मान, इसको भी हमने बताया हुआ है। जो ये है सरस्वती सम्मान 2022, इसको भी हमने पहले पढ़ाया हुआ है, और व्यास सम्मान दोनों एक साथ आपको पढ़ाया जाता है। तो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि 2022 का व्यास सम्मान किसको दिया गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। और अगर आपको पुरस्कार से संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से लगभग आपका 25 पुरस्कार या 20 प्लस पुरस्कार होंगे, तो वो वीडियो लगभग 3 से 4 मिनट की वीडियो है, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको सारे पुरस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसने बनाया है? लॉरियस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी किसको दिया गया था? नीरज चोपड़ा को ही दिया गया था। नीरज चोपड़ा ने कौन कौन से टूर्नामेंट में या चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। 19वें एशियन गेम्स 2023, इसमें भी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीत लिया है। दोहा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। लुसाने डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था उसमें भी, ये 2020 का था लेकिन आयोजन इसका 2021 में हुआ था, इसमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित एक हमने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी वह वीडियो मिल जाएगी आपको। तो वहाँ से आप लगभग 10 ब्रांड एम्बेसडर हैं, 10 या 11 ब्रांड एम्बेसडर, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। आईओसी का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आईओसी 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल किया गया है? क्रिकेट को इसमें शामिल कर लिया गया है। क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। 5 खेलों का प्रस्ताव किया गया था लेकिन इसमें से अभी क्रिकेट को शामिल किया गया है। 4 को अभी कब शामिल किया जाएगा? तो जो आईओसी की 141वीं बैठक मुंबई में इसका आयोजन किया जाना है तो उसमें इसके बारे में अभी क्लियर होगा कि वह 4 खेल शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे। अभी किसको शामिल किया गया है? क्रिकेट को शामिल किया गया है। और बाकी के 4 खेलों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में आईओसी की 141वीं बैठक जो मुंबई में होगी उसमें इसको क्लियर किया जाएगा। आईओसी के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। पहला ओलंपिक कब खेला गया था? 1896 में एथेंस ग्रीस में पहला ओलंपिक खेला गया था। दूसरा ओलंपिक कब खेला गया था? 1900 में दूसरा ओलंपिक खेला गया था। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में दूसरा ओलंपिक खेला गया था। यहीं पर क्रिकेट को पहली बार और अंतिम बार, मतलब यह जो पेरिस फ्रांस में 1900 में दूसरा ओलंपिक खेला गया था, इसमें पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था और इसके बाद फिर क्रिकेट को हटा दिया गया। यानी कि पहली बार और अंतिम बार क्रिकेट को कब शामिल किया गया था? 1900 के ओलंपिक में शामिल किया गया था। कहाँ पर हुआ था? पेरिस फ्रांस में यह ओलंपिक हुआ था। इसमें दो टीमें केवल भाग ली थी। कौन कौन सी? यूके और इंग्लैंड की टीम ने इसमें भाग लिया था, जिसमें विजेता कौन रहा था? इंग्लैंड की टीम इसमें विजेता रही थी, आपको याद रखना है। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, वो टोक्यो ओलंपिक 2020 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। ये 32वां ओलंपिक था और इसमें भारत की रैंक क्या थी? 48वीं रैंक भारत की थी। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांड मेडल भारत ने जीते थे। नीरज चोपड़ा एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत को 1 गोल्ड दिलाया था और इसी दिन 7 अगस्त को यह दिलाया था। तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। 2024 का ओलंपिक कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा। यह 33वां ओलंपिक होगा। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में होगा। और 2028 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा। ये कौन सा ओलंपिक होगा? 34वां ओलंपिक होगा और इसी में क्रिकेट को शामिल किया गया है। बाकी अन्य जो 4 खेल हैं उसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर क्लियर कब होगा या क्लियर? तो जो आईओसी की 141वीं बैठक मुंबई में होनी है उसमें इस बात को क्लियर किया जाएगा कि बाकी के जो 4 खेल और गए हैं, प्रस्ताव रखा गया है, उसको शामिल किया जाएगा या नहीं शामिल किया जाएगा। तो ये आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की फुल पत्ती वाली क्लास के। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले की जो 12 और 13 की वीडियो है उसको हम जब कल की वीडियो जो साप्ताहिक वीडियो आएगी उसमें उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।